इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। वेल डन यार, आप तो माशाल्लाह बड़े प्रोएक्टिव लोग हो। अच्छा, तो आज हमने लास्ट टाइम जो हमने पढ़ लिया था उसमें फॉर्म को डिज़ाइन करना, उसके ऊपर CSS वगैरह अप्लाई करना, ये हमने देखा था। प्लस हमने वैलिडेशंस किस तरह अप्लाई करते हैं, और अगर कोई बटन वगैरह क्लिक किया जाता है तो उस बटन का इवेंट हैंडलर कैसे लिखते हैं, जो कंट्रोल्स हमने लगाए हैं फॉर्म के ऊपर उन कंट्रोल्स को बैक एंड पे एक्सेस कैसे करते हैं, ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम देखी थी। आज हमने करना ये है कि आज हमने देखना है कि एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर हम मूव कैसे करते हैं, और एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर अगर हम मूव करने में कामयाब हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल वेब फॉर्म 1 पे थे तो वेब फॉर्म 2 पे हम जा सकते हैं किसी वे में, तो एक वेब फॉर्म 1 जो है उसका डाटा हम वेब फॉर्म 2 के ऊपर कैसे पहुंचा सकते हैं। ये चीज़ देखने के लिए मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूं। मेरी स्क्रीन आपको अभी नज़र नहीं आ रही होगी। देखिए जी, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको या नहीं नज़र आ रही है अभी भी? सर आ गई है। आ गई है। अभी मेरा विजुअल स्टूडियो जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इट्स टेकिंग टू मच टाइम। जी, विजुअल स्टूडियो आपको नजर आ रहा होगा, ऐसे ही है ना? यस सर। ओके, मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था? इवनिंग प्रैक्टिस। इवनिंग प्रैक्टिस जी। इवनिंग प्रैक्टिस के अंदर ना इवनिंग प्रैक्टिस डॉट SLN मीन्स के सोल्यूशन मैंने उसका ओपन किया है। जो इवनिंग प्रैक्टिस प्रोजेक्ट था उसका सोल्यूशन ओपन किया है, तो वो वाला प्रोजेक्ट हमारे सामने आ जाएगा जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक कैलकुलेटर बनाया था। कैलकुलेटर इस मकसद के लिए बनाया था कि मैं इवेंट्स का बताना चाहता था कि अगर मैं ऐड का बटन क्लिक करता हूँ तो वो कैसे दो नंबर्स को ऐड करता है। इसमें हमने 2-3 चीज़ें क्लियर की थी। ऐड के बटन को क्लिक करूँ तो उसके अगेंस्ट इवेंट हैंडलर कैसे लिखना है, और जब वो इवेंट हैंडलर लिखना है तो जाहिर है उसमें टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यूज़ चाहिए होंगी। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यूज़ बैकएंड पे हमने कैसे एक्सेस करनी है। जब वो वैल्यूज़ बैकएंड पे एक्सेस हो गई तो मैंने बोला था कि आप इन वैल्यूज़ को आप चाहे ऐड कर लो, चाहे आप किसी दूसरे पेज के ऊपर भेजना चाहते हो तो दूसरे पेज के ऊपर भेज दो, चाहे आप डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हो तो डेटाबेस में स्टोर कर दो। मीन्स के वैल्यूज़ हमें जो मिलनी थी वो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। इसके अलावा हमने register.aspx के अंदर हमने कुछ कंट्रोल्स लगाए थे, और वो कंट्रोल्स थे हमारे चेक बॉक्स लिस्ट लगाई थी, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई थी, रेडियो बटन लिस्ट लगाई थी, और कुछ हमने टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए थे। और टेक्स्ट बॉक्स के अगेंस्ट हमने उनकी प्रॉपर्टी सेट की थी कि इसकी जो टेक्स्ट बॉक्स की फॉर एग्जांपल टेक्स्ट मोड है उसको हमने पासवर्ड कर दिया था, ईमेल का जो टेक्स्ट मोड है उसको हमने ईमेल कर दिया था, एंड सो ऑन। आज हम इसको आगे लेके चलते हैं। आगे लेके चलने के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज भी लगाया था। आगे लेके चलने के लिए ना मैंने जो कुछ ऐड किया था वो सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों की सहूलत के लिए, आसानी के लिए ये चीज़ें आपको कंफ्यूज ना करें कि ये बहुत सारी चीज़ें तो उस दिन की थी हमने। ये मैंने डिलीट किया, ओके किया, चाहते डिलीट हो जाएंगी परमानेंट, मैं कह रहा हूँ कि कर दो, हो गई। ये वो 3 चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़, रेफरेंसेस एंड वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जब हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था तो ये 3 चीज़ें ऑलरेडी उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही थी। अभी मैंने वही काम करना है कि मैंने 2 फॉर्म ऐड करने हैं, एक फॉर्म जिससे मैंने डाटा को भेजना है, एक फॉर्म जिससे मैंने मूव करना है, और दूसरा फॉर्म जिसके ऊपर मैंने मूव करना है। मीन्स कि अगर मैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बोलूँ तो एक फॉर्म जिससे मैंने नेविगेट करना है और दूसरा फॉर्म जिसके ऊपर नेविगेट करना है। तो अब ये देखिए, मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ, वेब फॉर्म को चूज़ करूँगा, इसका नाम वेब फॉर्म 1 है, इसको वेब फॉर्म 1 ही रहने देता हूँ, और मैं इसके राइट क्लिक करता हूँ अगेंस्ट
अगेन राइट क्लिक करने के बाद मैं दोबारा जाता हूँ, ऐड करता हूँ वेब फॉर्म, और इसका नाम वो कह रहा है वेब फॉर्म 2 रख दो, वेब फॉर्म 2 ही रख दो। वेब फॉर्म 1 से मैं वेब फॉर्म 2 पे जाना चाहता हूँ। वेब फॉर्म 1 के ऊपर पहले तो मैं बताता हूँ कि ये वेब फॉर्म 1 है। वेलकम टू वेब फॉर्म 1। मैंने एक उसको वेलकम कह दिया। वेब फॉर्म 2 पे गया तो यहाँ पे मैं उसको बोल देता हूँ वेलकम टू वेब फॉर्म 2। इससे पहले ना हम एंकर टैग के जरिए एक पेज से दूसरे पेज पे जाते थे। HTML के अंदर हम एंकर टैग यूज करते थे। वेब फॉर्म 1 के ऊपर अगर मैं एंकर टैग लगाना चाहूँ तो लास्ट टाइम शायद आपने देखा था कि एंकर टैग कैसे लगाते हैं, लेकिन अगर नहीं देखा तो भी कोई मसला नहीं है। आप टूल बॉक्स में जाएं और टूल बॉक्स में HTML के कंट्रोल्स हैं, वहाँ पे देख लें क्या एंकर टैग मौजूद है वहाँ पे। अगर मौजूद है तो वेल एंड गुड, अगर मौजूद नहीं है तो हम खुद उसको लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो एंकर टैग मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो जब मुझे एंकर टैग नज़र नहीं आ रहा तो मैं सोर्स में जाऊँगा और जाकर उसमें एंकर टैग लिख लूँगा वेब फॉर्म 2 के ऊपर, और मैं यहाँ पे एक एंकर टैग लगा लेता हूँ। ये देखिए इंटेलिसेंस बहरहाल काम कर रही है। href कहाँ पे जाना चाहते हो, जो ही मैंने इक्वल प्रेस किया ना तो उसने ये मेन्यू ओपन कर दिया कि आप वेब डॉट कन्फिग्रेशन पे जाना चाहते हो, डिबग डॉट कन्फिग्रेशन पे जाना चाहते हो, रिलीज डॉट कन्फिग्रेशन पे जाना चाहते हो, वेब फॉर्म 1 से वेब फॉर्म 2 पे जाना चाहते हो, जो कहाँ जाना चाहते हो। इनके अलावा जाना चाहते हो तो पिक URL को क्लिक करो। तो मैं तो एक्चुअली वेब फॉर्म 2 पे ही जाना चाहता था, तो मैं वेब फॉर्म 2 को चूज़ कर लूँगा और मैं इसको कह देता हूँ कि यहाँ पे जाना चाहता हूँ, और इसके अगेंस्ट मैं कहता हूँ प्लीज़, इससे बाहर आ गया मैं और यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लीज़ क्लिक, और हेयर को मैंने यहाँ पे जाके लिखना है टू मूव टू वेब फॉर्म 2। आगे मैंने एंकर टैग लगाया, सिंपल एंकर टैग लगाया, तो वो देखे ना हेयर जो है ना वो लिंक बन चुका है यहाँ पे, प्लीज क्लिक हेयर टू मूव टू वेब फॉर्म 2। अच्छा, मैं इसको अगर वेब व्यू इन ब्राउजर करता हूँ, वेलकम टू वेब फॉर्म 1, प्लीज क्लिक हियर टू मूव टू वेब फॉर्म 2, नजर आ रहा है ना ये? यस सर। यस सर आ रहा है। अगर मैं हेयर के ऊपर लेके जाता हूँ माउस को तो आप देखें कि वो हाथ का निशान बन गया है। इट मीन्स इट्स रेडी टू मूव अस। अब हम यहाँ पे ना क्लिक करते हैं, चले जी, क्लिक किया तो देखिए आप कि वेब फॉर्म 2.aspx पे हम आ चुके हैं। वेब फॉर्म वेलकम टू वेब फॉर्म 2 आपको नजर आ रहा है। अब ये जो मैंने काम किया ना, ये वही बिल्कुल वही वे था जो हमने HTML के अंदर पढ़ा था। अभी जो मैं काम करना चाहता हूँ वो ASP.NET के कंट्रोल्स को यूज करते हुए ये काम करना चाहता हूँ कि एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर मैं मूव कर सकूं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ और यहाँ पे ना मैं ASP.NET के अंदर एक कंट्रोल होता है हाइपर लिंक कंट्रोल। हाइपर लिंक कंट्रोल स्टैंडर्ड कंट्रोल्स के अंदर चले गए, जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लगाया था, चेक बॉक्स लगाया था, चेक बॉक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट जहाँ पे पड़ी हुई है ना, वहीं पे एक कंट्रोल पड़ा होगा हाइपर लिंक कंट्रोल। ये देखिए नजर आ रहा है ना हाइपर लिंक, इसको ड्रैग करके आपने यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप कर दिया। अब मैंने इसकी प्रॉपर्टीज में चला जाता हूँ, हाइपर लिंक कंट्रोल की प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको ओपन किया और इनको ओपन करके ना मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ। कहता है टेक्स्ट क्या रखनी है, मैं टेक्स्ट रख देता हूँ मूव टू वेब फॉर्म 2, या यूं कर देता हूँ क्लिक हियर टू मूव टू वेब फॉर्म 2। ठीक है जी। अब इसकी आईडी मैं इसकी सेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है नेविगेट URL, कि अगर मैं इस हाइपरलिंक को क्लिक करूंगा तो किस URL पे जाना चाहता हूँ। यहाँ इसके आगे ना ये बटन बना हुआ है, मीन्स कि ये इलिप्स का निशान आ रहा है कि आप इसको क्लिक करें तो ऑप्शंस वो आपको देगा, सजेशंस देगा। मैंने इसको क्लिक किया
तो वो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, कहता है वेब फॉर्म 1 पे जाना चाहते हो, 2 पे जाना चाहते हो, या वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन पे जाना चाहते हो। मैं वेब फॉर्म 2 पे जाना चाहता हूँ, मैंने इसको क्लिक किया और ओके कर दिया। तो ये देखिए ये हाइपरलिंक कंट्रोल जो था ये आपको नज़र आ रहा है कि ये लिंक बन चुका है। अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद दोबारा अपने ब्राउज़र में जाऊँ और इस पेज को रिफ्रेश कर लूँ, वेब फॉर्म 1.aspx पे मूव करता हूँ। अब देख रहे हैं आप कि प्लीज क्लिक हियर टू मूव टू वेब फॉर्म 2 और क्लिक हियर टू मूव टू वेब फॉर्म 2। हाइपरलिंक कंट्रोल को भी मैं क्लिक करके वेब फॉर्म 2 पे मूव कर सकता हूँ यूजिंग द नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी। आई विल सेट द वैल्यू फॉर दिस प्रॉपर्टी वेयर आई वांट टू मूव। तो मैं एक्चुअली वेब फॉर्म 2 पे जाना चाहता था, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू मैंने वेब फॉर्म 2.aspx सेट कर दी। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये वैल्यूज कहाँ सेट हुई हैं, ये मैंने यहाँ पे सेट की है ना वेब फॉर्म 2.aspx, आप सोर्स में भी जाके देख सकते हैं। ये हाइपरलिंक कंट्रोल था जो हमने ऐड किया, ASP कॉलन हाइपरलिंक ID इज इक्वल टू हाइपरलिंक 1 रन एट सर्वर नेविगेट URL इज इक्वल टू वेब फॉर्म 2.aspx। वेब फॉर्म 2.aspx से स्टार्ट में ना एक टिल्ड का निशान आ रहा है। टिल्ड का निशान जो है ये बता रहा है कि ये रूट डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टली वेब फॉर्म 2 पड़ा हुआ है। ऐसे नहीं है कि रूट डायरेक्टरी के अंदर कोई और फोल्डर होगा और उस फोल्डर के अंदर वेब फॉर्म 2 होगा, ऐसे नहीं है। रूट डायरेक्टरी के अंदर ये टिल्ड जो है रूट डायरेक्टरी को जाहिर करता है। रूट डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टली वेब फॉर्म 2 पड़ा हुआ है। ये इवनिंग प्रैक्टिस, दिस इज द रूट डायरेक्टरी फॉर आवर प्रोजेक्ट, और उसके अंदर प्रॉपर्टीज रूट डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, रेफरेंस डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है। आगे वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन, वेब फॉर्म 1, वेब फॉर्म 2 ये डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी के अंदर पड़े हुए हैं। इनका पेरेंट फोल्डर रूट डायरेक्टरी ही है, इस वजह से ये टिल्ड सिंबल यूज हो रहा है। अच्छा, ये तो मैंने कर लिया कि ये बिल्कुल, अगर मैं इसको जाके देखूं ब्राउजर के अंदर, ब्राउजर के अंदर देखिए ना ये वेब फॉर्म 1 है, इसको मैं राइट क्लिक करूं, राइट क्लिक करके मैं कहूं कि पेज का सोर्स दिखा दो, पेज का सोर्स देखूं, तो आप देखते हैं कि मैंने एक एंकर लगाया था और दूसरा हाइपरलिंक लगाया था। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक तो प्लीज क्लिक हियर, ये एंकर टैग लगा हुआ है तो मूव टू वेब फॉर्म 2। और अगर आप देखें जहाँ पे मैंने हाइपरलिंक लगाया था वहां भी उसने इसको ट्रांसलेट कर दिया है एंकर टैग के अंदर। हाइपरलिंक 1 रेफरेंस वही वेब फॉर्म 2.aspx क्लिक हियर टू मूव टू वेब फॉर्म 2, बिल्कुल उसने एंकर टैग के तरह ही कन्वर्ट करके ब्राउजर को दे दिया, क्योंकि ब्राउजर कैन ओनली अंडरस्टैंड वन मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। अब ये जो काम हुआ है ना, ये उसने किसने किया है ये काम, कि मैंने हाइपरलिंक दिया और उसने इसको एंकर बनाया, ये मेरे ASP.NET इंजन ने किया है। ASP.NEट इंजन मेरे ASP.NEट कंट्रोल्स को ब्राउजर के पास जब भेजता है तो ब्राउजर के रीडेबल या अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उनको भेजता है, मीन्स के HTML कंट्रोल्स में कन्वर्ट करके भेजता है। अच्छा चलें आगे चलते हैं, और कौन से वे से मैं आ सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ना इसको कह दिया कि या फिर, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, या फिर बटन नीचे वाला जो है इसको क्लिक कर दो। मैं कहता हूँ और क्लिक द फॉलोइंग बटन। और यहाँ पे मैं एक बटन लगा देता हूँ, ये बटन मैंने ड्रैग किया और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या देता हूँ जी, मूव वेब फॉर्म 2। ये मैंने इसकी टेक्स्ट सेट कर दी, और इसकी प्रॉपर्टी भी एक होती है पोस्ट बैक URL, किस पेज के ऊपर पोस्ट बैक करना है। तो मैं यहाँ पे फिर वो इलिप्स का बटन नजर आ रहा है, इसको क्लिक करूंगा, फिर वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में इसमें कहता हूँ वेब फॉर्म 2 पे जाना चाहता हूँ, ओके कर दूंगा और इसको सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा और इसको रिफ्रेश कर लूँगा। वेब फॉर्म 1.aspx व्यू सोर्स की जाए, जस्ट लोकल होस्ट पे जाना मैंने, ओके जी। तो ये आ गया, कहता है क्लिक द फॉलोइंग बटन। मैंने इस फॉलोइंग बटन को क्लिक किया और जो कह रहा था गो टू वेब फॉर्म 2, इसको क्लिक किया तो आप देखिए वो मुझे मूव करवा दिया उसने वेब फॉर्म 2 के ऊपर। जितने भी बटन्स हैं, बटन 3 तरह के होते हैं बेसिकली। ये जो बटन लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं पुश बटन। एक बटन होता है जिसको बोलते हैं लिंक बटन, जो लिंक की सूरत में आपको नजर आता है, और एक बटन होता है जिसको बोलते हैं इमेज बटन, जो इमेज की सूरत में आपको नजर आता है। लास्ट टाइम हमने इमेज बटन के बारे में देखा था
कि इस इमेज बटन के अंदर भी ना इमेज यूआरएल एक प्रॉपर्टी होती है, वो हम सेट कर देते हैं इमेज कहाँ पड़ा हुआ है, तो वो इमेज भी पुशेबल बन जाता है कि जब आप उस इमेज को पुश करते हैं, क्लिक करते हैं, तो एक्चुअली उसके पीछे जो इवेंट हैंडलर है उसको आप करवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप किसी और पेज के ऊपर मूव करना चाहें तो आप पोस्ट बैक यूआरएल प्रॉपर्टी उसकी भी होती है, वो भी सेट करके आप किसी और पेज पे मूव करवा सकते हैं। तो चाहे लिंक बटन हो, चाहे पुश बटन हो, चाहे इमेज बटन हो, तीनों सूरतों के अंदर पोस्ट बैक यूआरएल प्रॉपर्टी मौजूद होती है। आप उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं, किसी भी पेज का एड्रेस वहाँ पे दे देंगे, यूआरएल दे देंगे, तो जब भी आप उस बटन को क्लिक करेंगे आपको वो उस पेज के ऊपर नेविगेट करवा देगा। समझ आ रही है बात? यस सर। वेल डन। आगे चलते हैं फिर। अब मसला बाज़ औक़ात ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम क्लाइंट साइड से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मैंने किस पेज पे मूव करना है। मसलन ये है कि मैं कहता हूं जी कि ये सारा कुछ मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है ना, और ये भी ख़त्म कर देता हूँ आपको ना थोड़ा सा समझाने के लिए। ये कंट्रोल दोबारा ऐड करूँगा तो आपको मज़ीद समझ आएगी कि कैसे ऐड किए हैं। परेशान बिल्कुल नहीं। आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आपके सोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा फाइल्स ऐसी ना हो कि आप परेशान होते रहे कि ये पता नहीं क्या ऐड किया था। ये बिल्कुल मैं उसको इनिशियल फेज में ले आया हूँ जहाँ पे कुछ भी हमने ऐड नहीं किया था। जब आप भी प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे तो वो इसी तरह ही आपको प्रोजेक्ट नज़र आएगा। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैं ऐड करना चाहता हूँ एक वेब फॉर्म को। मैंने वेब फॉर्म को चूज़ कर लिया, कहता है वेब फॉर्म 1 नाम रख लो। मैं इसको कहता हूँ होम पेज इसका नाम रखो, या होम का दो सिंपल, होम डॉट ASPX आ गया। मैं इसके अंदर ना एक और फॉर्म ऐड करता हूँ वेब फॉर्म, जिसका नाम रख देता हूँ जी एडमिन। एक और वेब फॉर्म ऐड करता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ ऑर्डिनरी यूजर। ओके जी। यहाँ पे ना मैं होम पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। लेट्स सपोज ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा दी मैंने। कहता है आइटम्स को एडिट करो। मैं कहता हूँ कि बताओ जी आप हो कौन। तो मैं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर वो कहता है कि मैं एडमिन हूँ तो उसको एडमिन के पेज के ऊपर मूव करवाया जाए। अगर वो कहता है कि मैं एडमिन नहीं हूँ बल्कि मैं ऑर्डिनरी यूज़र हूँ तो उसको ऑर्डिनरी यूज़र वाले पेज पे मूव करवाया जाए। ठीक है ना। ऐड करता हूँ मैं लिस्ट आइटम में, एक तो कह देता हूँ जी एडमिन, बल्कि पहले मैं कहता हूँ, अच्छा चलो ये भी अच्छा हो गया कि इस तरह आ गया। एक कहता हूँ एडमिन, दूसरा कहता हूँ मैं यूज़र। अब मैंने ना यहाँ पे देना था एक्चुअली प्लीज सेलेक्ट यूज़र, प्लीज सेलेक्ट योर रोल, तो वो मैं दे नहीं पाया। एक्चुअली मैंने पहले लिस्ट आइटम के तौर पे वो देना था लेकिन मैं वो दे नहीं पाया। अब मुझे याद आया कि यार यहाँ पे एक होना चाहिए था सेलेक्ट योर रोल, तो मैंने यहाँ पे लिख लेना है सेलेक्ट योर रोल। इसको मैंने ऐड कर दिया सेलेक्ट योर रोल। अब हुआ ये है सेलेक्ट योर रोल तीसरा ऑप्शन आ रहा है। जब भी मैं पेज को लोड करूंगा तो एडमिन वहाँ पे लोडेड होगा, हालांकि वहाँ होना चाहिए था सेलेक्ट योर रोल। तो मैं ये बटन लगे हुए हैं, आप इसको अप और डाउन मूव कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट योर रोल को फर्स्ट ऑप्शन रखना चाहता हूँ तो इस एरो को क्लिक करूंगा, ये ऊपर चला गया, फिर क्लिक करूंगा फिर ऊपर चला गया। तो अब ये पहला ऑप्शन मेरा बन जाएगा सिलेक्ट योर रोल। ठीक है, ओके कर दिया तो ये सिलेक्ट योर रोल आ गया। अब मैं ना इस रोल की बेस के ऊपर मूव करवाना चाहता हूँ। इस रोल की बेस के ऊपर अगर यूजर ने सेलेक्ट किया हुआ है ना एडमिन, तो मैं यहाँ पे मूव करवाना चाहता हूँ वेलकम टू एडमिन्स पेज। दिस पेज contains secret information। ठीक हो गया। और ये मैं ऑर्डिनरी पेज के ऊपर ना यूजर वाले पेज के ऊपर मैं कहता हूँ वेलकम टू यूजर्स पेज। सिंपल यूजर्स पेज। एवरीथिंग पब्लिक।
ऑन दिस पेज, ठीक है, इसमें कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, एवरीथिंग इज पब्लिक। ये मैंने बहरहाल सिंपल बना लिया। अब मैं जाता हूँ होम पेज के ऊपर। मैं कहता हूँ कि यूज़र अगर यहाँ से एडमिन का रोल सेलेक्ट करता है तो वो एडमिन के पेज के ऊपर जाए, अगर वो यूज़र का पेज सेलेक्ट करता है तो यूज़र के पेज के ऊपर जाए। कैसे करूँ बताए शाबाश। सर एक दफा दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैं कहता हूँ कि ये मैं क्वेश्चन रिपीट ये करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, बल्कि इसको व्यू इन ब्राउज़र कर लेता हूँ, क्योंकि जो पहले ब्राउज़र के अंदर व्यू हो रहा है वो हमारा पेज नहीं है, उसको हम बंद कर चुके हैं। ये आ गया सिलेक्ट योर रोल। मैं कहता हूँ कि जब यहाँ से ना एडमिन सेलेक्ट किया है ना उसने, और कोई भी वे आप बना लें कि जब भी उसने एडमिन सेलेक्ट किया है ना तो मैं एडमिन के पेज के ऊपर मूव हो सकूँ। जब वो यहाँ से यूज़र सेलेक्ट करता है तो वो मुझे यूज़र के पेज के ऊपर लेके जाए, एडमिन के पेज के ऊपर ना लेके जाए। बताइए शाबाश कैसे करूँ ये काम। एक तरीका तो ये था कि मैं दो सर इस पे वो ऑन चेंज हैंडलर हम ऐड कर देंगे, ऑन चेंज का इवेंट। ऑन चेंज का इवेंट ठीक हो गया एक काम। और उसके अंदर मैं फिर क्या हम कंपेयर कर लेंगे कि जो उसकी सिलेक्ट की वैल्यू है वो उसके हिसाब से जो यूआरएल है वो हम उसको लोड कर लेंगे। वेरी गुड यार, कमाल कर दिया आपने, तो सारा कुछ बता दिया। कुछ दूसरों के लिए भी छोड़ दो यार, उन्हें बताना है। एक तरीका तो ये है, ये कौन बता रहा था आंसर? 79। 79 जी, 79 थैंक यू। तो नाम क्या है 79 आपका? जी सर। 79 नाम क्या है आपका? सुल्तान मोहम्मद। सुल्तान वाह। क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करते रहा करें, ज़रूरी नहीं है कि मैं बुला के पूछूं हाँ जी आप हाजिर हो इधर या नहीं हो। अपनी प्रेजेंस शो करते रहा करें, इसके मार्क्स आते हैं, क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स होते हैं बहुत। ये आपको एंड पे जाकर पता चलेगा, जब मैंने मार्क्स लगाने हैं तो उस वक्त आपको पता चलेगा क्लास पार्टिसिपेशन वालों के मार्क्स ज़्यादा लगे हुए हैं। बेशक वो आपने कॉपी की होगी, लेकिन जिन्हें पार्टिसिपेशन करनी है ना, इट मीन्स कि वो इन्वॉल्व है उसके अंदर। जिन्हें पार्टिसिपेशन नहीं करनी तो फिर वो मेरे लिए वो डेड एंटिटी होती है कि वो बस जो भी उसके मार्क्स लगा दो, क्लास के अंदर तो कभी वो नज़र नहीं आया। कहते हैं जिसके होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो उसके ना होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेफिक्र हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे ना बात वो चल रही है, सुल्तान मोहम्मद ने एक आपको आंसर दिया है कि मैं इसका ना ऑन चेंज ऑन सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, एक्चुअली उसका होता है सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, कि जब इसका इंडेक्स चेंज होगा, मीन्स के पहले 0 इंडेक्स सेलेक्टेड था, जब इसको मैं 1 करूँगा तो सिलेक्टेड इंडेक्स जो है वो चेंज हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि मैं उस इवेंट को हैंडल कर लूँ, बहुत अच्छी बात है। एक तरीका ये था कि मैं दो लिखता, एंकर टैग लिखता दो। एक के अंदर मैं कहता कि इफ यू वांट टू गो टू एडमिन पेज क्लिक हियर, इफ यू वांट टू व्यू यूजर्स पेज क्लिक हियर। दो एंकर टैग लगा लेता, या दो हाइपरलिंक कंट्रोल लगा लेता, या दो बटन लगा लेता। एक बटन के ऊपर क्या कहता है जी कि मूव टू एडमिन पेज, दूसरे बटन के ऊपर कहता हूँ मूव टू यूजर्स पेज। ये तो वो तरीके थे, क्योंकि HTML के अंदर मैं ये लॉजिक नहीं लगा सकता कि अगर यूजर ने एडमिन सेलेक्ट किया है तो ये काम करो, अगर यूजर ने यूजर सेलेक्ट किया है तो ये काम करो। क्योंकि अगर मगर जो है HTML को नहीं पता, HTML को ये पता है हाँ टेबल बनाना है मैं बना के दे देती हूँ, आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है मैं लगा के दे देती हूँ, आपने उसके अंदर आइटम्स ऐड करने हैं आइटम्स ऐड कर सकते हो। आप कौन सा आइटम चूज किया है, अगर ये करना है मगर वो करना है, ये वो नहीं कर सकती। ये करने के लिए आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है, जिस तरह हम पहले भी कैलकुलेटर बनाने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का सहारा ले चुके हैं, क्योंकि दो नंबर्स को ऐड करना HTML के बस की बात नहीं थी। HTML मुझे टेक्स्ट बॉक्स शो करवा सकती थी, वो करवाती रही, बटन शो करवा सकती थी, वो करवाती रही, लेकिन दो नंबर्स को ऐड करना HTML के बस की बात नहीं थी, या एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना या स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना, ये HTML के बस की बात नहीं थी। अब मैं ये करना चाहता हूँ, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे अगर ये सिलेक्ट हो तो एडमिन के पेज के ऊपर जाए, अगर यूजर सेलेक्ट हो तो वहाँ पे जाए, तो ये भी काम HTML के पास की बात नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे ना एक बटन लगाता हूँ एक्चुअली, और देखते हैं कि मैं इसको ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक एक्चुअली मैं
सर्वर साइड के ऊपर इसकी वैल्यू को एक्सेस करूंगा, जिस तरह सुल्तान मोहम्मद ने बताया, इसकी वैल्यू को सर्वर साइड के ऊपर मैं इसको एक्सेस करूंगा और फिर वहां पे मैं चेक करूंगा कि यूजर ने क्या सिलेक्ट किया है। जो कुछ सिलेक्ट किया है मैं सर्वर साइड से भी एक्चुअली मूव करवा सकता हूँ एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर, एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर मैं सर्वर साइड से भी मूव करवा सकता हूँ। बस ये बताने के लिए कि मूव करवा सकता हूँ, मैंने ये सारा ड्रामा आपके सामने किया है। अच्छा, तो वो काम करने के लिए ना मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को मैंने डिलीट कर दिया, मैंने एक बटन लगाया, इस बटन के ऊपर मैंने टेक्स्ट रखी जी, अगेन गो टू एडमिन पेज, गो टू एडमिन पेज। ठीक है जी, मैंने ये लगा दी, बटन लग गया। अब मैं पहले प्रॉपर्टी सेट किया करता था बटन की, कौन सी प्रॉपर्टी? पोस्ट बैक यूआरएल, पोस्ट बैक यूआरएल प्रॉपर्टी में सेट किया करता था, लेकिन मैं अब ये वाली प्रॉपर्टी नहीं सेट कर रहा था। मैं बटन को डबल क्लिक करता हूँ, ये मैं चला गया सर्वर साइड पे, सी शार्प का कोड आपको नजर आ रहा होगा। यहां से अगर मैं मूव करना चाहूँ तो उसका क्या भी है, रेस्पॉन्स जो सर्वर क्लाइंट को भेजता है वो रेस्पॉन्स होता है। सॉरी जी सर, मुझे MS टीम्स की विंडो शो हो रही। जी अब ठीक। ठीक है, आप ठीक हो गया, वेल डन। अच्छा, मैं क्लाइंट जो सर्वर को भेजता है दैट इज नोन एज रिक्वेस्ट, सर्वर जो वापस क्लाइंट को भेजता है दैट इज द रिस्पांस ऑफ दैट रिक्वेस्ट। अब मैंने ना ये सर्वर ने रिस्पांस भेजना है यूजर को, क्लाइंट को, तो मैं कहता हूँ रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, कि रेस्पॉन्स को रीडायरेक्ट कर दो, किधर? कहता है यूआरएल बताओ किधर भेजना है, मैं भेज देता हूँ। नजर आ रहा है, स्ट्रिंग यूआरएल इज द आर्गुमेंट फॉर दिस मेथड। तो मैं यहाँ पे ना उसको ज़ाहिर स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज करना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ इसको भेज दो यार एडमिन पे .aspx, एडमिन .aspx पे भेज दो। बस मैंने इतनी सी बात कर दी, खत्म होगी बात, कहानी खत्म, किस्सा खत्म। तो अब मैंने जाके होम फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउजर के ऊपर दोबारा क्लिक कर देना। अब ये आ गया मेरे पास बटन। इस बटन की पोस्ट बैक यूआरएल प्रॉपर्टी मैंने सेट नहीं की हुई। इस बटन की जो इवेंट हैंडलर है उस इवेंट हैंडलर के अंदर मैंने लिखा हुआ है रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट टू एडमिन .aspx। अब मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ, देखिए वो ले गया, वेलकम टू एडमिन पेज, दिस पेज कंटेन्स द सीक्रेट इंफॉर्मेशन, ले गया ना एडमिन पे। कहाँ से गया है? सी शार्प के कोड से। तो बस साबित हुआ कि मैं क्लाइंट साइड से भी डायरेक्टली मूव कर सकता हूँ एक पेज से दूसरे पेज पे, मेरे पास कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। मैं बटन के जरिए मूव कर सकता हूँ, हाइपर लिंक के जरिए, एंकर टैग के जरिए, लिंक बटन, रेडियो बटन, मैं कोई भी मीन्स के किसी भी तरह से अगर मैं मूव करना चाहूँ इमेज बटन से या पुश बटन से मैं मूव कर सकता हूँ पोस्ट बैक यूआरएल प्रॉपर्टी के थ्रू। और अगर मुझे किसी लॉजिक की बेस के ऊपर मूव करना है तो मैं सी शॉप के अंदर से भी मूव करवा सकता हूँ पेज को। क्लाइंट ने बटन क्लिक किया, सर्वर यूजर ने बटन क्लिक किया तो एक्चुअली रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को, और सर्वर साइड के अंदर सी शार्प का कोड है जो एग्जीक्यूट होना है। सी शार्प का कोड एग्जीक्यूट होते होते उसको एक कोड की लाइन मिली, वो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा? जो उस बटन के पीछे लिखा हुआ है। उस बटन के पीछे हमने लिखा हुआ था रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, के रेस्पॉन्स को रीडायरेक्ट करवा दो कहाँ पे? एडमिन .aspx पे। तो जब रीडायरेक्ट करवाया तो एडमिन .aspx पे जाएगा क्लाइंट साइड पे एज अ रिस्पॉन्स। समझ आ गई है ना बात? सर ये काम सारा क्लाइंट साइड से भी तो हो सकता था ना, कि हमारी पोस्ट बैक यूआरएल में जाके हम एडमिन का एडमिन .aspx यूआरएल दे देते उधर, तो अगर जब वो क्लिक करता था तब एडमिन पे भी जा सकता था, वैसे भी हो यार सकता यही था तो ना। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता था। अब मैं वही काम करने लगा ना जो नहीं हो सकता था, उसकी तरफ मैं पहले मैंने उसकी बेस इसलिए बनाई थी कि आप ये क्वेश्चन ना कर सको, लेकिन चले आपने क्वेश्चन किया है फिर मैं वही बेस पे ले आता हूँ आपको। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने पकड़ी और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। एक मैंने लिखा है एडमिन सेलेक्ट योर रोल, एक लिखा जी एडमिन, और दूसरा मैंने लिख दिया यूजर, ओके कर दिया। अब क्वेश्चन करने वाले भाई ने क्वेश्चन किया जी
कि मैं इसके ना पोस्टमैक यूआरएल के ऊपर लिख सकता था एडमिन पे, पोस्टमैक यूआरएल के ऊपर लिख सकता था admin.aspx पे मूव करवा दो, वेल डन। लेकिन जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा ना ये एडमिन पे मूव करवाएगा। मैं चाहता हूं कि अगर यूजर सेलेक्ट किया जाए ड्रॉप डाउन लिस्ट में से तो वो यूजर वाले पेज के ऊपर मूव करवाए। बात समझ आ गई? इसको सेव किया, सेव करके मैं जाता हूं दोबारा और इधर इसको रिफ्रेश करता हूं, तो इसको नहीं दूसरे को, होम को। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ गई ना भाई? यस सर। अगर एडमिन सेलेक्ट किया ना, गो टू एडमिन पेज, एडमिन के ऊपर जाए। लेकिन अगर मैं यूजर सेलेक्ट करता हूं और इस बटन को क्लिक करता हूं तो ये मुझे यूजर के पेज के ऊपर लेके जाए, फिर भी वो लेके आ रहा है मुझे एडमिन के पेज के ऊपर। अब ये सिचुएशन है जिस सिचुएशन के लिए मैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का सहारा ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा पोस्टबैक यूआरएल के अंदर admin.aspx, तो वो चाहे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर कुछ भी सिलेक्टेड है वो मुझे पोस्टबैक यूआरएल की जो वैल्यू है उसी के ऊपर लेके जाएगा, मीन्स कि admin.aspx पे ही लेके जाएगा, और दूसरे की ऑप्शन नहीं देगा मुझे। ठीक है भाई? यस सर, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, अब मैंने ना इसी बटन के दोबारा जाता हूँ और अब मैं चेक करता हूँ कि यूजर ने सिलेक्ट क्या किया है। यूजर ने सिलेक्ट क्या किया है? यूजर ने कहाँ सिलेक्ट करना है? ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट 1, मैंने उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं रखा। आपने हमेशा जब भी कोई कंट्रोल ऐड करना है तो उसकी आईडी सेट करनी है पहले। मीन्स कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर रोल्स है ना, तो आप इसका नाम रखते हैं DDR रोल्स, ताकि आपको पता हो कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट 1, ड्रॉप डाउन लिस्ट 2, ड्रॉप डाउन लिस्ट 3, इस तरह से याद ना रखना पड़े कि ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 के अंदर रोल्स आ रहे हैं, 2 के अंदर सिटीज आ रहे हैं, 3 के अंदर आपका पोस्टल कोड आ रहा है। ऐसे ना हो, आपको पता हो कि DDL सिटीज के अंदर सिटीज आएंगे, DDL रोल के अंदर रोल्स आएंगे, DDL पोस्टल कोड के अंदर पोस्टल कोड्स आएंगे। यहाँ से बार बार वो क्लाइंट साइड से सर्वर पे, सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे ऐसे ना जाके चेक करना पड़े कि वो जिसके अंदर सिटीज आ रहे हैं उस ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम क्या है। हमेशा जब भी कोई कंट्रोल ऐड करो तो उसकी आईडी सबसे पहले सेट करो, ताकि वो मीनिंगफुल नेम उसको दे दो, ताकि जब भी आप उसको एक्सेस करो तो कोई एम्बिग्विटी ना रहे। ये आप उसको रख रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट 1, ड्रॉप डाउन लिस्ट 2, ड्रॉप डाउन लिस्ट 3, ये आपके लिए तो इस वक्त हो सकता है कि याद रखना आसान हो कि यार पहली के अंदर मुझे पता है वो पहले नंबर पे लगी है, दूसरी दूसरे, तीसरी तीसरे पे, ये आपके लिए आसान हो। कल को कोई और बंदा आपका कोड मेंटेन करना जा रहा है, मेंटेनेंस किसी और के हवाले हुई है, सॉफ्टवेयर हाउसेज में एक बंदा हमेशा तो नहीं रहता ना, सॉफ्टवेयर हाउसेज जो है वो सॉफ्टवेयर बना देते हैं और बंदे चले जाते हैं छोड़ के किसी और कंपनी के अंदर चले जाते हैं, अच्छी कंपनी के अंदर चले जाते हैं, तो मसले मसाइल हो जाते हैं। तो पिछले बंदे जो उन सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस करते हैं ना, वो या तो पर दवाई देते रहते हैं या फिर आपको कोसते रहते हैं कि वो इतना अपने वीक उसका डिज़ाइन किया है कि वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल ही नहीं है। बाहर आओ, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 में एक प्रॉपर्टी है सिलेक्टेड आइटम टेक्स्ट, वो अगर इक्वल है किसके? एडमिन के। वो अगर एडमिन के इक्वल है, अगर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इफ लगा सकता हूँ, दिस इज C# लैंग्वेज, दिस इज नॉट HTML के यहाँ पे इफ एल्स ना लगा सकूँ, तो यहाँ पे मैं लगा सकता था। ये मैंने चेक कर लिया, अगर एडमिन के इक्वल है ना तो यहाँ भेज दो, अगर एडमिन के इक्वल है तो यहाँ भेज दो, वरना एल्स, वरना क्या करूँ? वरना यही काम करना है, लेकिन करना ऑर्डिनरी यूजर पे है, यानी यूजर के पेज पे भेजना है। कंट्रोल B कर दिया, कंट्रोल V करना था, वरना किस पे भेज दो? ऑर्डिनरी यूजर पे, ORDINARY, ऑर्डिनरी यूजर। ऑर्डिनरी का O कैपिटल रखना है, याद रखना है। तो ये मैंने उसको कह दिया कि ये हो तो ये कर दो, वरना ये कर दो। अच्छा चलो जी, इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद दोबारा जाता हूँ home.aspx पे और इसको कहता हूँ जी ज़रा ब्राउज़र के अंदर व्यू करना पेज। या आया, मैंने यहाँ से यूज़ किया एडमिन, मुझे ले गया एडमिन पे, वापस आया, मैंने चूज़ किया यूज़र, एरर आ गया, कहता है कि मुझे नहीं मिला ऑर्डिनरी यूज़र। तो मुझे जाके चेक करना है, ऑर्डिनरी में डी के बाद आई आना था, मैंने डी से पहले आई लगा दिया ऑर्डिनरी, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, नजर आ रही है? ऑर्डिनरी के स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने,
वापस Yes, जाऊंगा sir. और यहाँ पे दोबारा इसके इवेंट हैंडलर में जाऊंगा और यहाँ पे ऑर्डिनरी करूंगा, देख ना ऑर्डिनरी, ये स्पेलिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसको दोबारा सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं दोबारा होम पे जाऊंगा और उसको राइट क्लिक करके ब्राउज़र में व्यू करूंगा और मैं यहाँ से यूज़र को सिलेक्ट करूंगा और फिर एडमिन को पेज को क्लिक करूंगा। तो देखिए, वेलकम टू सिंपल यूजर्स पेज, एवरीथिंग इज पब्लिक ऑन दिस पेज। और अगर मैं वहाँ से एडमिन को चूज़ करूँ तो मुझे एडमिन पे लेके जा रहा है। वेलकम टू एडमिन पेज, दिस पेज कंटेन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। और अगर मैं कुछ भी चूज़ ना करूँ, मैं वहीं रहने देता हूँ, सिलेक्ट योर रोल, और फिर इसको क्लिक करता हूँ, तो ये कहाँ लेके जाएगा ज़रा सोचे। जी बच्चे, कहाँ लेके जाएगा? बोल तो दो। सर अगर इसको कहीं पे रीडायरेक्ट नहीं किया तो ये कहीं पे भी नहीं रह गया, लेकिन इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर कुछ भी नहीं इसमें हमने एंटर किया तो हम इसके साथ एक मैसेज बॉक्स शो करवा सकते हैं कि आप पहले एडमिन या यूज़र सेलेक्ट करें तो उसके बाद फिर आप जो है ना वो क्लिक करें। इसके लिए हम सर मैसेज बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने यूज़ नहीं किया तो अभी क्या करेगा? ये क्रैश हो जाएगा? नहीं सर, क्रैश तो नहीं होगा तो इसी पेज पे रहेगा सर इसी पेज पे रहेगा क्योंकि उसे कोई हमने पीछे लॉजिक नहीं ना साइन किया हुआ कि जब कोई सिलेक्ट न। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने की है। लेकिन मैं देखता हूँ कि आपका मान रखता है या नहीं रखता। मैंने गो टू एडमिन पेज किया, वो ले गया सिंपल यूजर के पेज। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर, इसको तो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। समझ आ गई बात? यस सर। हालांकि ये बात नहीं है, बात ये है कि मैंने एल्स के पार्ट के अंदर देखना है कहाँ मूव करवाया हुआ है। अगेन जाता हूँ अपने home.aspx.cs पे कि अगर उसने एडमिन सेलेक्ट किया, एडमिन पे जाना है, वरना ऑर्डिनरी पेज पे चाहे वो सिलेक्ट करता है या नहीं करता है, एडमिन के अलावा कुछ भी है ना तो ऑर्डिनरी पेज पे जाना है। इस वजह से वो जा रहा है लेके, वो इस वजह से नहीं कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन थी, इस वजह नहीं, क्योंकि मैंने उसे कहा हुआ है कि एडमिन के अलावा कुछ भी हो तुमने इस पेज पे जाना है। समझ आ गई बात? यस सर। यस अब मैं सर। ये लगा सकता हूँ, अगर ये हो तो ये काम करना है, वरना अगर यूजर हो तो ये काम करना है। मीन्स के यहाँ पे लगा सकता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट वन डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू यूजर। अगर वो है तो फिर इधर लेके जाना है। और फिर मैं एक और एल्स लगा सकता हूँ, एल्स फिर वो मैसेज बॉक्स शो करवा दूँ या जो भी शो करवाना चाहता हूँ वो करवा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। और दूसरी एक और तरीका भी है कि अगर इन दोनों में से यूजर या एडमिन में से कोई रोल सिलेक्ट नहीं करता तो मैं उस पेज को पोस्ट बैक ही ना करने दूं, मैं उधर ही रोक लूं, वो वैलिडेट कर लूं उसको कि क्या कोई यूजर नेम सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर वैल्यूज को कैसे वैलिडेट करते हैं देखते हैं। ये मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के सामने ना मैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगाऊंगा। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, इसको ड्रैग किया, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। एरर मैसेज क्या शो करवाना है? एरर मैसेज पहले तो मैंने ये शो करवाना है भाईजान, सिलेक्ट योर रोल फर्स्ट। अपना रोल तो सिलेक्ट करो। और इसका फोर कलर मैं रेड दिया करता हूँ अक्सर, तो इसको रेड कर देता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको ना स्टैटिक नजर आ रहा होता है। अगर आप स्टैटिक दिखाना चाहें तो फिर भी कोई मसला नहीं, यहाँ पे स्टैटिक आप दे सकते हो, ओके। और यहाँ पे आप इसको स्टैटिक दे दो, स्टैटिक, ये स्टैटिक ही नजर आएगा कि ये रिक्वायर्ड है भाई, ये रिक्वायर्ड फील्ड है। और अगर ये स्टैटिक आप देख के, ये स्टैटिक है ना, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है टूल टिप। टूल टिप क्या चाहते हो आप? एंटर रोल फर्स्ट, ये आपने उसकी टूल टिप दे दी। अच्छा, अब मैंने इसको ये भी बताना था कि किस कंट्रोल को वैलिडेट करना है, तो ये बता देता हूँ। कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 आ रही है, उसको मैं वैलिडेट करवा देता हूँ। अब जब टेक्स्ट बॉक्स को मैं वैलिडेट करता हूँ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के थ्रू, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या वैल्यू होती है या नहीं होती है। अगर वो टेक्स्ट बॉक्स खाली होता है तो वो कहता है वैल्यू रिक्वायर्ड है। अगर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू दे दी जाए तो वो खामोश हो जाता है, मीन्स कि वो उस पेज को पोस्ट बैक करने देता है, वो कहता है मेरी तरफ से ये वैलिड पेज है।
ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 के अंदर तो खाली कभी नहीं होगी। ये सिलेक्ट योर रोल इज आल्सो टेक्स्ट समथिंग हैज बीन सिलेक्टेड इन इट। जीरो इंडेक्स में शख्स सिलेक्टेड है लेकिन सिलेक्टेड तो है। तो फिर इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये वैल्यू जो है ना, इसको ऐसे ही समझो कि ये कोई वैल्यू सिलेक्टेड नहीं है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज है ना, ये देखिए मेरे पास लिस्ट आइटम है, सिलेक्ट योर रोल, चाहे यहाँ से कर लो। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है तो आप इसके डिज़ाइन में चले जाओ। ये डिज़ाइन में यहाँ पे आपके वही आ रहा है ना, स्मार्ट पैनल, ये एरो है, इस एरो को क्लिक करेंगे तो स्मार्ट पैनल ओपन हो जाएगा, एडिट आइटम्स। इसमें से मैंने सिलेक्ट योर रोल को ना, वैल्यू फील्ड वही होता है जो नॉर्मली टेक्स्ट होती है, तो मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू 0 कर दो। कोई भी वैल्यू रख सकते थे, ये क्यों रख सकते हैं मैं इसको आगे जाके आपको बताता हूँ। मैंने इसकी वैल्यू रख दी 0। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ना आपका लगा हुआ है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, इसमें जाके मैं कहता, एक प्रॉपर्टी होती है इनिशियल वैल्यू, कि इसकी बुनियादी वैल्यू क्या है जिसको मैंने इग्नोर करना है। तो मैं कहता हूँ 0, उसकी बुनियादी वैल्यू 0 है। पता चल गया मैंने 0 पे क्यों रखा था, क्योंकि वो वैल्यू में मैंने 0 नहीं। चलो अब मैं इसको जाता हूँ और दोबारा जाके ब्राउजर में व्यू कर लेता हूँ। कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो किस पेज पे मूव करूंगा आप, किस पेज में मूव करूंगा? सर वो वैलिडेटर का आगे आ जाएगा मैसेज, एरर मैसेज। मैसेज आना चाहिए, इसी पेज पे रहूंगा। तो चले मैं क्लिक करता हूँ, मूव कर गया। जी वो इवेंट लिस्नर में आपने लगाया हुआ है ना उसके अंदर। नहीं, मसला ये है कि एक मैं लाइन ऑफ कोड लिखा करता हूँ, अनअब्ट्रूसिव वैलिडेशन मोड में सेट किया करता हूँ। याद है, मैं जाता हूँ पेज के लोड इवेंट में, जब ये पेज लोड होगा ना, वैलिडेशन जब हमने पढ़ी थी तो वहां पे हमने पढ़ा था कि अनअब्ट्रूसिव वैलिडेशन मोड, जी सर। unobtrusive validation mode is equal to unobtrusive validation mode dot none। ये हमने सेलेक्ट किया था लास्ट टाइम, चाहे दिस डॉट कर दो कि इसका, इस पेज के लिए ये किया था हमने। अब मैं यही काम करने के बाद इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद होम डॉट ASPX जाता हूँ और फिर इसको मैं ब्राउजर में व्यू करता हूँ। तो ये आ गया। मैंने यहाँ पे किया जी गो टू एडमिन पेज, इस बटन को क्लिक किया, वो आ गया एरर, आ गया ना एरर स्टार वाला। यस सर। मैं कहता हूँ यार ये तुम क्यों आ गए, इसके ऊपर मैं माउस को लेके गया, टूल टिप नजर आ रहा है, एंटर रोल फर्स्ट। यस सर। तो आप इस तरह से बहरहाल सिंपल छोटे छोटे एरर्स दिखा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ से कोई रूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, एडमिन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो वो मुझे एडमिन पे मूव करवा देता है। अगर मैं यहाँ से सिंपल यूज़र को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यूज़र्स के पेज के ऊपर मूव करवा देता है। और अगर मैं यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता तो मुझे कहता है भाईजान पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर, ठीक है। वेल डन। अच्छा, अब मेरे पास ना ये आ गया कि मैं सर्वर साइड से भी एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट कर सकता हूँ। क्लाइंट साइड पे तो मैं पहले भी कर सकता था, अब मैं सर्वर साइड से भी एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट कर सकता हूँ। और किसी लॉजिक की पेज के ऊपर नेविगेट करवाना हो तो मैं करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के मार्क्स अच्छे हैं ना, पास हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ उसको ना गुब्बारों वाला पेज दिखाऊँ, कंग्रेचुलेशन लिखा हुआ हो प्यारा सा। अगर बेचारा कोई फेल हो गया ना तो उसको मैं मोहम्मद रफ़ी का गाना कोई लगा के सुनाना चाहता हूँ, या फिर मैं उसको कोई नसीहत करना चाहता हूँ कि नाकामी जो है वो कामयाबी का जीना होता है, तो परेशान नहीं होना, अपने आप को मैंने फेल कर दिया, शहीद कर दिया। तो इस तरह मैं करना चाहता हूँ लेट्स सपोज, तो इसके लिए मैं फिर कर सकता हूँ यूजिंग दी लॉजिक। ठीक है ना, क्योंकि वो डेटाबेस में से डाटा को एक्सेस करूँगा, मार्क्स को फेच करूँगा और उन मार्क्स की बेस के ऊपर उसको किसी पेज के ऊपर मूव करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करवाना तो हमने सीख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि एक पेज से डाटा दूसरे पेज पे भेजूँ, एक पेज से डाटा भी साथ भेजूँ। मूव तो करना ही रहा,
साथ डाटा भी भेजना चाहता हूँ। चलो जी, मैं डाटा भेजना चाहता हूँ तो डाटा भेज देता हूँ। मैंने यहाँ पे होम पेज के ऊपर ही एक टेक्स्ट बॉक्स लगाता हूँ, जिस टेक्स्ट बॉक्स का डाटा भेजूंगा। अजान हो लेने दें, फिर बात करते हैं, ठीक है? ओके सर। मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू दूँ वो वाली वैल्यू आगे फॉरवर्ड हो जाए, और मैं अगर एडमिन के पेज के ऊपर जाता हूँ तो एडमिन के पेज के ऊपर वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाए। अगर मैं यूज़र के पेज के ऊपर जाता हूँ तो यूज़र के पेज के ऊपर वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाए। समझ आ गई मैं क्या चाहता हूँ? यस सर, समझ आ गई। तो चलिए जी, मैं एडमिन के पेज के ऊपर वो वैल्यू डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे एक लेबल कंट्रोल लगाता हूँ। लेबल के ऊपर मैं वैल्यू डिस्प्ले करूँगा। लेबल, इस लेबल को ड्रैग करके ड्रॉप किया। इसकी टेक्स्ट लेबल ही लिखी हुई है, मैं इस टेक्स्ट को ख़त्म कर देता हूँ और इसका नाम लेबल 1 नहीं बेशक रहने दो, कोई मसला नहीं है। अगर नाम मैं इसका चेंज करना चाहूँ, एक्चुअली मैं इसका नाम LBL नेम रख सकता हूँ। कुछ जो नेम आएगा वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा। ठीक है जी, मैंने ये एडमिन पेज के ऊपर भी रख लिया और इसी लेबल को मैंने कॉपी किया।
कॉपी करके मैं ऑर्डिनरी यूज़र पे गया और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया लेबल को। ये लेबल को ड्रैग करके ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद मैंने इसका नाम भी LBL नेम कर दिया और इसको भी नेम टेक्स्ट को ख़त्म कर दिया। इसको मैंने सेव कर लिया और अब मैं गया home.aspx पे। अब जब मैंने डाटा को भेजना है ना तो उसके मल्टीपल वे है। एक तो पहला वे है क्यूरी स्ट्रिंग। क्यूरी स्ट्रिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना LMS ओपन करता हूँ। ये है जी 212 BA सेक्शन, ये है BB सेक्शन। तो मैं BB सेक्शन पे जाता हूँ। ये देखिए ID इज इक्वल टू, ये लगा हुआ view.php, आगे आगे क्वेश्चन मार्क के बाद ID इज इक्वल टू 27178। ऐसे ही है ना, नजर आ रहा है ना? यस सर। यस सर। तो ये क्यूरी स्ट्रिंग है। ये क्या है? ये क्यूरी स्ट्रिंग है। अगर मैं ID 278 की बजाय, ये कहाँ पे है आप? ये मैं इस वक्त हूँ BB सेक्शन के अंदर। अगर मैं 278 की बजाय 277 करूँ तो मैंने इसकी क्यूरी स्ट्रिंग को चेंज किया तो आप देखिए BA सेक्शन में आ गया हूँ मैं। ठीक है जी सर ठीक है। यस सर। तो मीन्स के इस क्यूरी स्ट्रिंग की बेस के ऊपर, इस URL की बेस के ऊपर, ये क्यूरी स्ट्रिंग जो पास हो रही है ना, इस क्यूरी स्ट्रिंग की URL की बेस के ऊपर मैं वो डिसाइड करता हूँ कि मैंने कौन से पेज को एक्सेस करना है। और ये क्यूरी स्ट्रिंग को हम कैसे देखते हैं, ये अभी मैं अपने उसमें प्रोजेक्ट में आपको करके बताता हूँ। मैंने कहा ना कि अगर वो एडमिन है तो एडमिन भेज दो। यहाँ मैंने क्यूरी स्ट्रिंग लगानी है, मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ, कोई भी नाम देता हूँ जो मैं वो नाम रखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ नेम इज इक्वल टू, ये मैं कोई भी नाम रख सकता है, ये कोई भी वेरिएबल रख सकता है, जरूरी नहीं नेम ही लिखे। मैं ये कहता हूँ सेंट वैल्यू, सेंट वैल्यू उसकी मैं वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स से आएगी। प्लस का निशान लगाया कनकैटिनेट करने के लिए और मैं कहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1, जो भी उसकी टेक्स्ट है ना वो मैं इसके साथ अपेंड करके इसको सेंड करना चाहता हूँ। और अगर यूजर की बजाय वो एडमिन भी सिलेक्ट करता है फिर मैं ये चीज़ सेंड करना चाहता हूँ, तो फिर मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद .aspx के बाद उसको पेस्ट कर दिया। सेंट वैल्यू इज इक्वल टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। इसमें ये आ गई वैल्यू। अब मैंने ज़ाहिर है यहाँ से तो वो चली जाएगी, यहाँ से चली जाएगी। लेट्स सी कि ये चली जाती है या नहीं चली जाती है, और आगे भी देखते हैं कि मैंने उसको दूसरे पेज के ऊपर एक्सेस कैसे करना है। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद home.aspx पे गया और इसको जाके मैंने व्यू इन ब्राउज़र किया। आ गया। मैंने यहाँ से एडमिन किया और मैंने कहा जी गो टू एडमिन पेज। ये देख रहे हैं admin.aspx सेंट वैल्यू इज इक्वल टू खाली, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं दी। अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू दी होती, फॉर एग्जांपल मैंने सखावत कहता सखावत, तो गो टू एडमिन पेज तो कहता जी admin.aspx सेंट वैल्यू इज इक्वल टू सखावत। इसके वैल्यू जो आ रही है सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही ऐसे। फॉलो मैं कह रहा हूँ वैल्यू URL के अंदर मैंने क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर पास कर दी है, सिर्फ वो वैल्यू दूसरे पेज के ऊपर शो नहीं हो रही। जहाँ पे मैंने शो करवानी थी वो शो नहीं हो रही उस लेबल के ऊपर। ऐसे ही है ना? यस सर ऐसे ही। जी सर। तो फिर परेशान क्यों हो जाते हो यार, बोल तो दिया करो जी। मैं इस दूसरे पेज के ऊपर उसको वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ। एडमिन के पेज के ऊपर गया। एडमिन के पेज जब लोड हो, एडमिन का पेज जब लोड हो तो मैं इसका कोड देखता हूँ। ये पेज लोड इवेंट कॉल होता है जब भी कोई पेज लोड होता है। तो मैंने इस पेज लोड इवेंट के अंदर लिख दिया
इस पेज लोड इवेंट के अंदर लिख दिया कि जो भी क्यूरी स्ट्रिंग से वैल्यू आई है वो यहाँ पे LBL नेम के ऊपर शो कर दो। तो मैंने लिखा है LBL नेम डॉट टेक्स्ट, उसकी टेक्स्ट सेट कर दो। क्या सेट कर दो? उसकी टेक्स्ट में लिख दो जो भी वैल्यू क्यूरी स्ट्रिंग से आई है। क्यूरी स्ट्रिंग कहाँ से आती है? रिक्वेस्ट से। रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक है, क्यूरी स्ट्रिंग। और क्यूरी स्ट्रिंग के आगे मैंने ब्रैकेट लगाई, वो कहता है कि पहली क्यूरी स्ट्रिंग दूसरी क्यूरी स्ट्रिंग या तो इंडेक्स के जरिए भी फैच कर सकते हो या फिर नाम के जरिए भी फैच कर सकते हो। तो नाम के जरिए मैं फैच कर लेता हूँ, क्योंकि वो कह रहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग में उसका नाम दो। तो स्ट्रिंग में नाम देने के लिए मैंने डबल कोट्स लगा लिए और डबल कोट्स के अंदर मैंने दे दिया जी कि सेंट वैल्यू के नाम से वो क्यूरी स्ट्रिंग आई है, सेंट वैल्यू। अब ये जो क्यूरी स्ट्रिंग होती है ना, ये स्ट्रिंग ही रिटर्न करती है और वो स्ट्रिंग में टेक्स्ट को असाइन कर सकता हूँ, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। ठीक हो गया, हो गई असाइन। इतना सा काम करना है और यही काम मैंने किस में भी कर लेना है, जो दूसरा यूजर्स वाला पेज है उसमें भी कर लेना है। तो ये मैं चला गया ऑर्डिनरी यूजर डॉट ASPX पे, इसका भी कोड देखा और उस कोड के अंदर मैंने जाके इसको वही वैल्यू लगा दी, वही लाइन ऑफ कोड लिख लिया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद होम डॉट ASPX पे गया। होम डॉट ASPX पे जाने के लिए और मैंने यहाँ पे फिर क्या किया जी, व्यू इन ब्राउज़र, सॉरी होम डॉट ASPX किधर गया, इसको ब्राउज़र के अंदर व्यू कर लिया। और मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी मोहम्मद इजाज, गो टू एडमिन्स पेज। यहाँ से मैंने एडमिन को पेज को सिलेक्ट कर लिया और कहा जी गो टू एडमिन्स पेज। वेलकम टू एडमिन्स पेज, दिस पेज कंटेन्स सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मोहम्मद इजाज। ये मोहम्मद इजाज कहाँ से आया कि यहाँ से आया है, क्यूरी स्ट्रिंग से वो वैल्यू ली है मैंने, मोहम्मद इजाज। ठीक है ना? यस यस सर। पेज के एक पेज से मैंने वैल्यू भेजी है, दूसरे पेज पे उस वैल्यू को एक्सेस किया है। तो इस तरह से मैं अगर मल्टीपल वैल्यूज भी भेजना चाहूँ तो मैं वो वैल्यू भेज सकता हूँ। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज कैसे भेज सकता हूँ? एंड ऑपरेटर लगा के। फॉर एग्जाम्पल मैं होम डॉट ASPX.CS पे जाता हूँ ना, कोई और वैल्यू भी भेजनी है तो वो और वैल्यू भी भेज सकता हूँ एंड ऑपरेटर के जरिए। सेंट वैल्यू इज इक्वल टू दिस एंड, अगर मैंने करना होता तो मैं ऐसे लिखता, प्लस का सिंबल लगाता कंकैटिनेट करने के लिए, फिर स्ट्रिंग को स्टार्ट करता और लिखता एंड, और फिर अगला कोई भी जो भी वैल्यू देना चाहूँ मैं कहता हूँ जी सेकंड वैल्यू। तो इस तरह से मैं उसको यहाँ से भेज सकता हूँ, सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू, और किसी भी टेक्स्ट बॉक्स से या कोई भी वैल्यू जो यहाँ से भेजना चाहता हूँ वो भेज सकता हूँ। समझ आ गई है बात आपको? बारह मुझे समझ आ गई है कि आपको भी समझ आ गई है? जी सर। होता ये है कि जब हम क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू भेजते हैं वो URL के अंदर नजर आती है और बात का हमारी ना इन्फॉर्मेशन ज़रा सेंसिटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़र नेम और पासवर्ड भेजना चाहता हूँ दूसरे पेज पे, और यूज़र नेम और पासवर्ड अगर दूसरे पेज पे भेजूँ तो वो पासवर्ड या यूज़र नेम या आपके क्रेडिट कार्ड नंबर वो यहाँ पे आपके URL के अंदर नज़र आएगा, जो कि आप नहीं चाहते कि URL के अंदर नज़र आए। क्योंकि अगर URL के अंदर नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली जो भी बंदा आपके इस URL को देखेगा वो पता चल जाएगा उसको कि यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड क्या है या क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है। आप चाहते हो कि ये इंफॉर्मेशन भेजनी है मैंने, लेकिन इसको सीक्रेट वे में भेजना है, यहाँ पे नजर ना आए। उसका क्या वे है? उसका वे ये है कि क्यूरी स्ट्रिंग में ना भेजें। फिर मैंने क्यूरी स्ट्रिंग से वो वैल्यूज खत्म कर दी और कहा एडमिन डॉट ASPX पे जाओ, बस इतनी सी बात, और इधर यूज़र डॉट ASPX पे जाओ, इतनी सी बात। बाकी ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना इनको ख़त्म कर दो, URL के अंदर ना भेजो। फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं कैसे भेज सकता हूँ इन्फॉर्मेशन? फिर मैं इन्फॉर्मेशन भेज सकता हूँ कि जब भी बटन क्लिक हो तो मैं सेशन स्टेट एक वेरिएबल होता है, सेशन स्टेट इस सेशन के अंदर भी उसी तरह मैं कोई सेशन के इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये वैल्यू है, या ये कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं नाम के साथ भी स्टोर कर सकता हूँ जिस तरह क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर कर सकता था। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि नेम वेरिएबल को भेजना है,
है जी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी जो भी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट है उसकी वैल्यू होगी। डॉट टेक्स्ट उसको कन्वर्ट करके उस सेशन के अंदर स्टोर कर दिया। माउस काम करना बंद हो गया, टच पैड कंट्रोल नहीं आ रहा। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी, तो क्या किया मैंने नेम को ना वहाँ पे रख दिया है और पास कर दिया है। अब इस सेशन को ना मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ, पूरी वेब एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं जाता हूँ admin.aspx.cs पे, तो मैं ये नहीं कहता क्यूरी स्ट्रिंग से वैल्यू नहीं आएगी, मैं कहता हूँ सेशन से वैल्यू आएगी। अब सेशन में वो कहता है इंडेक्स देना है या कि स्ट्रिंग देनी है, तो मैं स्ट्रिंग देता हूँ कि सेशन नेम वैल्यू आई है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ये देखें ना, आपको नजर आ रहा है ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो मैंने इससे स्ट्रिंग कन्वर्ट करनी है, टू स्ट्रिंग का मेथड कॉल करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो स्ट्रिंग में इसको असाइन कर दूंगा। और यही काम मैं कर लेता हूँ ऑर्डिनरी यूजर के अंदर भी। सेव कर लिया और home.aspx पे मूव कर गए, राइट क्लिक करके ब्राउजर में व्यू कर लिया। ब्राउजर में व्यू करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम भी आ रहा है और ब्ला सब कुछ आ रहा है। तो मैंने मोहम्मद इजाज़ पास किया, तो ये मोहम्मद इजाज़ एक्चुअली कहाँ चला जाएगा, जब मैं इस बटन को क्लिक करूँगा इवेंट हैंडल कॉल होगा, और इवेंट हैंडल के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि इस टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू लेके सेशन के नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। तो मैंने इसको क्लिक किया तो वो नेम वेरिएबल जो है वो चला जाएगा एडमिन के ऊपर या यूज़र के ऊपर जहाँ पे मैं भेजना चाहता हूँ। अब ये देखिए ये मोहम्मद इजाज़ आ गया है एडमिन पेज पे, लेकिन URL के अंदर वो आपको नेम जो पास किया है वहाँ से वो नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो दूसरे पेज पे भेजनी होती है वो भेज सकते हैं विदाउट शोइंग दैट इंफॉर्मेशन इन URL। समझ आ गई बात? यस जी सर। सर। वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, अब मेरे पास अगर डाटा है ना, डाटा मैं एक पेज से दूसरे पेज पे भेज सकता हूँ। ये मैं डाटा को एक्सेस करने में कामयाब हो चुका हूँ। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को मैंने फैच कर लिया है, मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैल्यू को फैच कर लिया है। मैं इसी तरह रेडियो बटन लिस्ट या चेक बॉक्स जो भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहूँ, जितने भी कंट्रोल्स लगे हुए हैं उन कंट्रोल्स की वैल्यू को मैं एक्सेस कर सकता हूँ तो उसमें कौन सी वैल्यू पास की गई है। मैं चाहता हूँ कि वो वाली वैल्यू मैं डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर करना चाहता हूँ, या डेटाबेस में जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उन डेटाबेस की वैल्यूज को मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अब डेटाबेस हैंडलिंग जो है ना, ये हमेशा मुश्किल टास्क रहा है। किसी प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस हैंडलिंग हमेशा एक मुश्किल टास्क रहा है, ऐसे ही है ना? मेरे साथ एग्री करते हैं आप लोग? नहीं करते, कोई कैद नहीं है, आप कह तो नहीं करते हम एग्री। यस सर एग्री करते हैं। आइडिया नहीं है कोई, अभी हैंडल नहीं की कभी तक। वेल डन यार, कितने आप माशाल्लाह एफिशिएंट लोग हो। डेटाबेस आपने कौन से सेमेस्टर में पढ़ी थी, तीसरे में? यस सर। कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था उसका? सर किया था, लेकिन उसमें हमने सिर्फ टेबल्स वगैरह क्रिएट किए थे और तो वही क्यूरेटेबल होता है डेटाबेस, इंफॉर्मेशन है। वही डेटाबेस होता है, और क्या होता है? ये देखो यार, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो। माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है ASP.NET, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस सर्वर है जिसको हम बोलते हैं SQL सर्वर। SQL सर्वर के ऊपर हम डेटाबेस बनाते हैं और उस डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ, और उस डेटाबेस का डाटा अपनी एप्लीकेशन के अंदर ला के डिस्प्ले करते हैं।
अगर आपने नहीं किया ना पहले डेटाबेस, तो आपको और भी मजा आएगा, ज़्यादा मजा आएगा। लिहाजा अपने जहन को खाली करके ना मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका ना होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो सॉफ्टवेयर है एक, जो एसक्यूएल सर्वर के ऊपर जितने भी डेटाबेसेस हैं उनको मैनेज करता है। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं मैंने बंद नहीं होना, मैंने इस क्लास को डेमो शो करना ही करना है। हो जा बंद, हो गया। मेरे पास वो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल है। अगर आपके पास नहीं है इंस्टॉल तो कोई मसला नहीं है, आप माइक्रोसॉफ्ट के जाकर ना उधर एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस को डाउनलोड कर लें, मैनेजमेंट स्टूडियो भी डाउनलोड कर लें साथ। और जब आप उसको ऐसे ओपन करेंगे ना, जैसे मैं इसको सर्च करने लगा हूँ, मैंने लिखा मैनेजमेंट स्टूडियो, ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 17। नजर आ रहा है ना, मेरे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। यस यस सर। सर। आपके पास भी इस तरह इंस्टॉल हो जाएगा, ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे URL में लिखूँ microsoft.com, इसकी डाउनलोड्स किधर आते हैं, विंडोज स्पोर्ट, चलो यार गूगल के हवाले करते हैं इसको। डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, देखे ना आ गया ना, इसको मैंने ओपन किया, ये आ गया microsoft.com डॉक्स के ऊपर। तो इसको एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, जो मैंने किया हुआ है, ठीक है, और इसको इंस्टॉल कर लेने हैं जो कि मैंने किया हुआ है। उसके बाद जब आप लिखेंगे मैनेजमेंट स्टूडियो, तो ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, आप इसको ओपन करेंगे। डेटाबेस बहुत मुश्किल टास्क है उस वक्त तक जब तक आप उसको नहीं करते, डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करते, फैच नहीं करते, अपडेट नहीं करते, डिलीट नहीं करते, उस वक्त तक वो मुश्किल टास्क है। जब आप उसको करते हैं ना, तो इतना मज़े का ये टॉपिक है कि आप उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो इतना मज़े का था, मैंने क्यों नहीं किया काम। कभी बंदा लेट नहीं होता, जब उसको रियलाइज़ हो जाए कि मैंने करना है, वो कर लेता है। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो रहा है, इसने ओपन होने में ज़्यादा टाइम लगाना है, काम करने में हमने इतना टाइम नहीं लगाना इसमें। ये वाला इंटरफेस आ जाता है, वो कहते हैं कनेक्ट टू सर्वर, ज़ाहिर है वो डेटाबेस इंजन आपका ना, सर्वर वही नाम आ रहा होगा जो आपके लैपटॉप का नाम है। मेरे लैपटॉप का नाम है लैपटॉप LEP200J4 SQL एक्सप्रेस, ये मेरे लैपटॉप का नाम है। इसको कनेक्ट करता हूँ तो SQL सर्वर के साथ एक्चुअली मैंने कनेक्ट कर लिया है। इसका राइट साइड पे ना यहाँ पे आ रहा है डेटाबेसेस, आ रहा है ना, यस सर। यस सर। इसके साथ प्लस का सिंबल है, इसको मैं ओपन करता हूँ, सारे डेटाबेसेस ओपन हो जाएंगे। पता नहीं मैंने क्या क्या बनाया, ये ओपन हो गए। इनमें ना मैं एक डेटाबेस बनाता हूँ, न्यू डेटाबेस, राइट क्लिक करके डेटाबेसेस पे न्यू डेटाबेस को चूज किया, और मैं कहता हूँ जी कि इवनिंग प्रैक्टिस डेटाबेस, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट का नाम इवनिंग प्रैक्टिस था ना, इवनिंग प्रैक्टिस, कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये नाम रखे, मैंने बहरहाल वही रखा, इवनिंग प्रैक्टिस DB। ओके कर दिया, डेटाबेस बन गया। ऐसे ही कहते हैं डेटाबेस बड़ा मुश्किल है, डेटाबेस बना, इवनिंग प्रैक्टिस डेटाबेस बन गया। इसके साथ जो प्लस है, इस प्लस को क्लिक करें तो आपके पास ना वो टेबल्स वगैरह आ जाते हैं, व्यूज से। तो मैंने टेबल्स में जाकर टेबल को ऐड करना है, मैंने टेबल में गया, राइट क्लिक किया टेबल को, और कहा जी हाँ जी मैं टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। कहता है कॉलम का नाम बताओ, मैंने उसको कॉलम का नाम बताया ID। कहता है उसकी डाटा टाइप बताओ उस कॉलम की, मैंने कहा इंट। कर ले यार, कर ले, एक्सेप्ट कर ले, इंट।
फिर उसने कहा जी कि अगले कॉलम का नाम बताओ। मैंने कहा उसका नाम अगले का नेम है। वार चार 10 रहने दूँ? मैं कहता हूँ यार 20 तो करो ना, बड़ा नाम भी हो सकता है थोड़ा सा। कहता है जी हाँ जी आगे क्या करना है? मैं कहता है सिटी, सिटी भी बंदे का सेव करना है। वो बेशक 10 करेक्टर्स का ही रहने दो। फिर क्या करना है? मैं कहता हूँ उसके मार्क्स भी स्टोर करने हैं। कहता है वो किस में स्टोर करने? मैं कहता हूँ वो रियल नंबर होंगे। ठीक है, ये मैंने ना कुछ वैल्यूज उसको दे दी। अब मैंने कहा कि आईडी जो है ना इसको प्राइमरी की बनाना है, तो इस एरो के ऊपर राइट क्लिक किया तो वो कह रहा है सेट प्राइमरी की। कर दी, उसने प्राइमरी की बना दी। जो ही उसने प्राइमरी की बनाई ना, वो कहता है ये अलोन, ये नल नहीं आएगी, फिर इसमें वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, प्राइमरी की नहीं नल आ सकती तो वैल्यू दूंगा मैं, कोई मसला नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि मैं जब भी रिकॉर्ड एंटर करूँ तो मुझे देखना पड़ता है यार लास्ट रोल नंबर क्या था, 56 था, तो ठीक है अगला रोल नंबर 57 होगा। फिर कोई स्टूडेंट आया तीसरे चौथे दिन, फिर मैं जाकर देखता हूँ अच्छा 57 था, अब इसका अगला रोल नंबर 58 होगा। ये काम मुझे ना करना पड़े, ये काम तुम ही संभाल लो। तो डेटाबेस ये काम संभाल लेता है कि आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक इसकी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। वो कहता है इस आइडेंटिटी बाय डिफॉल्ट ये नो होती है, तो इसको इस आइडेंटिटी को ट्रू कर दो। वो कहता है कि मैं एक से शुरू करूंगा और एक एक का इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। पहले तो जो आपका रिकॉर्ड आएगा उसको 1 आइडेंटिटी असाइन करूंगा, अगले रिकॉर्ड को 2 करूंगा, अगले को 3, अगले को 4। तो यही तो हम सब चाहते थे कि मिनटों में ढेरू बर्फ बन जाए। तो चले जी, ये मैंने जो चाहता था वो काम हो गया। अब मैंने इसको सेव करना है कंट्रोल एस के साथ। वो कहता है नाम बताओ। मैंने कहा जी स्टूडेंट नाम दे दो इसका, इस टेबल का नाम रख दो स्टूडेंट। ओके, सेव कर लिया, टेबल बन गया। बन गया या नहीं बना? टेबल्स को देख लो, ये देखो tbo डॉट स्टूडेंट बन गया है टेबल, बन गया है ना? यस सर। इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने कहा एडिट टॉप 200 रोज, टॉप 200 रोज को एडिट करना है। तो ये आ गया, कहता है एडिट करो। मैंने आईडी के अंदर उसको कहा था कि खुद वैल्यूज देनी है। मैं आईडी के अंदर कोई वैल्यू असाइन करने की कोशिश करता हूँ, कहता है नहीं भाई आईडी की वैल्यू मैं खुद दूंगा, तुम नाम दो। मैं कहता हूँ सुल्तान मोहम्मद, सुल्तान मोहम्मद, सिटी गुजरात, मार्क्स उसके मेरे नज़दीक 85 से 22 होने चाहिए, मैं 85 कर देता हूँ। रोल नंबर, नेक्स्ट रोल नंबर मैं कहता हूँ जी कि आपका अम्मार, सिटी लाला मूसा, लाला मूसा, और मार्क्स उसके भी मैं 83 कर देता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ जी अली रज़ा, खारियाँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं पिंडी की तरफ जा रहा हूँ, आपको महसूस हो रहा होगा। जीआर कौन है इस क्लास में? बच्चे जीआर कौन है, बोल भी दो। सर वो शायद नहीं है, अलीना नाम है उसका। अलीना, अलीना आपकी जो सीनियर बैच था उसमें भी अलीना जीआर थी, पता है आपको? ना सर। आप तो बड़े बेखबर हो, मैं दूसरे कैंपस में हो। अलीना, यस, यस सर। और जो दूसरा सेक्शन है उसकी जीआर कौन है? दूसरे सेक्शन की जीआर कौन है? फातिमा नाम है, फातिमा। क्योंकि ये लेक्चर मैंने उनके साथ भी शेयर करना है ना, तो उनका वही उसमें होनी चाहिए। रावलपिंडी उसको कर देते हैं, उसके मार्क्स होल लगा देते हैं हम, क्योंकि वो दूसरे सेक्शन से। तो ये हमने ना कर दिया, इसको सेव कर दिया। ये डेटाबेस में डाटा सेव हो गया। अब अगला प्रोसेस शुरू होता है। डेटाबेस तो मेरा बन गया। अब डेटाबेस मैंने एसक्यूएल सर्वर के ऊपर, मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर, और मैंने उसको एक्सेस करना है विजुअल स्टूडियो के अंदर। विजुअल स्टूडियो एक अलग सॉफ्टवेयर है, ये देखिए दिस इज द लोगो फॉर विजुअल स्टूडियो, और ये एक अलग सॉफ्टवेयर है, दिस इज द लोगो फॉर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो मैं विजुअल स्टूडियो के अंदर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर जो डेटाबेस बनाया है उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, फेच करना चाहता हूँ। तो जहाँ पे टूल बॉक्स होता है ना, उसके साथ होता है सर्वर एक्सप्लोरर। सर्वर एक्सप्लोरर को ओपन कर लें। अगर ये नजर ना आ रहा हो तो भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, व्यू के अंदर जाएं और व्यू में जाके सर्वर एक्सप्लोरर को चूज कर लें। सर्वर एक्सप्लोरर आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। आप उसके कनेक्ट करें डेटाबेस के साथ, ये ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट टू डेटाबेस।
इसको आप चूज करें। कहते हैं बताओ डेटाबेस कहाँ पड़ा हुआ है, उसका सोर्स बताओ। तो मैं उसका सोर्स बताता हूँ कि ये एसक्यूएल सर्वर पे पड़ा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे पड़ा हुआ है। ओके, कहता है जी अच्छा मुझे बताओ सर्वर का नाम क्या है। तो मैंने उस वक्त बताया था आपको कि सर्वर का नाम है लैपटॉप LEP200J4। लेकिन ये है कि अगर वो ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ है लैपटॉप LEP200J4, अगर ये सारा कुछ यहाँ से नज़र नहीं भी आ रहा ना, तो आप सर्वर के ऊपर जाए, ये लिखा हुआ है लैपटॉप LEP200J4। इसको ना आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाएं। इसमें नेम प्रॉपर्टी है इसकी, नेम प्रॉपर्टी लैपटॉप LEP200J4, इसको सारे को कॉपी कर लें। कंट्रोल C के साथ कॉपी हो जाएगा, ओके कर दें इसको, और जाके वहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंदर सर्वर नेम के अंदर उसको पेस्ट कर दें। हो गया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ना ये आ जाता है सिलेक्ट और एंटर डेटाबेस नेम। यहाँ से मैं इसको चूज करता हूँ, जरा ओपन करो डेटाबेसेस को। मुझे पता है मेरे डेटाबेस का नाम है इवनिंग प्रैक्टिस डेटाबेस, ये नजर आ रहा है इवनिंग प्रैक्टिस DB, नजर आ रहा है ना आपको? यस सर। यस सर। इसको मैंने चूज कर लिया। वो कहता है कनेक्शन को टेस्ट करना चाहते हो, कर लिया टेस्ट, कहता है सक्सेसफुल हो गया, मुबारक हो, मेरी एप्लीकेशन का डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन गया है। ओके कर लिया, ओके कर लिया, बन गया डेटाबेस। अब ये आ गया लैपटॉप LEP200J4 SQL एक्सप्रेस इवनिंग प्रैक्टिस DB.DBO। ये मुझे यहाँ पे वो मिल गया है जो डेटाबेस मैंने वहाँ पे बनाया था। अब मैं इसमें देखता हूँ टेबल्स कौन से आए हैं। अब देखिए स्टूडेंट टेबल भी आ गया जो मैंने वहाँ पे बनाया था, आ गया ना? यस सर। यस सर। अब मैं ना उस डेटाबेस की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। मैंने ये सारे कंट्रोल सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके मैंने डिलीट दबाया, खत्म हो गए। मैं कहता हूँ अब मैं यहाँ पे ना डेटाबेस की वैल्यू, चलो डेटाबेस को मैं एक अलग पेज पे बनाता हूँ यार, चलो यार इसी पे बना देता हूँ, डिलीट तो कर दिया। होम पेज के ऊपर ना इस डेटाबेस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो शो करना चाहता हूँ। तो ये देखिए कितना मुश्किल टास्क है कि एक डेटाबेस से वैल्यूज को फेच करके यहाँ पे शो करना कितना मुश्किल टास्क है कि मैंने टेबल को पकड़ा, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया ड्रॉप। कहता है ID आएगा, नेम आएगा, सिटी आएगा और मार्क्स आएंगे। बिल्कुल ठीक है, यही कुछ आना चाहिए था, टेबल के अंदर यही कुछ पड़ा हुआ है। राइट क्लिक करके इसको कहता हूँ ब्राउजर में व्यू करवा दो। देर बार एरर्स, कहता है एरर आ गए हैं। क्यों, क्या एरर आ गए हैं? मसला आ गया है। क्या मसला होगा? मुझे पता चल गया है कि जो मैंने कंट्रोल्स डिलीट किए ना उनको बैकएंड में ये एक्सेस कर रहे हैं। ये देखे ना, ये मसले हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 नहीं मिल रहा, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 नहीं मिल रही, ब्ला ब्ला नहीं मिल रहा। तो ये सारा कुछ डिलीट करो यार, नहीं मिल रहा तो ना मिले, अब हम क्या करें, हमें नहीं चाहिए। बस अन ऑब्ट्रूसिव वैलिडेशन मोड बेशक सेट रहने दो, बाकी कोई कंट्रोल मुझे नहीं चाहिए। ये करने के बाद इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा home.aspx पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ब्राउजर में व्यू करता हूँ। सुल्तान मोहम्मद गुजरात 85, अम्मार लाला मूसा, अली रजा खारियाँ, अलीना गुजरात, फातिमा रावलपिंडी। ये वही डाटा नहीं है जो मैंने वहाँ पे डेटाबेस के अंदर स्टोर किया था? यस सर। यार कितना आसान काम कर दिया है उन्होंने। माइक्रोसॉफ्ट वाले ने आपके लिए कितना सोचा है कि बच्चों को डेटाबेस मुश्किल नज़र आता है, क्या करें कि उनके लिए आसानी हो जाए। तो उन्होंने बहुत सारी मेहनत की हुई है, अब उस मेहनत का फल आपने खाना है। अगर आप वो मेहनत का फल भी नहीं खा सकते तो फिर मैं क्या समझूं कि आप को यहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप तो इस तरह की चीज़ें डेवलप करने के लिए काम आनी चाहिए, लेकिन कम अज़ कम जो डेवलप्ड है उनको तो समझ सकें आप। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कोई भी काम आप करना शुरू करेंगे तो हद से ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इनमें से किसी डाटा को चेंज करना चाहें कैसे करते हैं, कोई नए स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना चाहें कैसे करते हैं, किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहें तो कैसे करते हैं। मीन्स कि हम मुकम्मल CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि कल होगा। ठीक है, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ओके सर, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।